हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट चैप्टर है, हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे वो टॉपिक्स होंगे इस क्लास में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स होंगे यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स में क्या क्या डिफेक्ट्स होंगे, इम्परफेक्शंस होंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे डिसलोकेशन स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म को, कि डिसलोकेशन को का यूज करके कैसे हम स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे स्लीप सिस्टम के बारे में, और उसके आगे हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस के बारे में कि क्या है क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे सिरामिक्स के बारे में। तो ये सब टॉपिक्स का डिस्कशन होगा आज के क्लासेस में इंजीनियरिंग मटेरियल्स के फर्स्ट चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट सेल से कि क्या है यूनिट सेल, और यूनिट सेल के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज यूनिट सेल। तो कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, A crystalline structure is one in which the atoms are located at regular and recurring position in 3D। तो अगर एटम्स का जो आपका ओरिएंटेशन है, लोकेशन है, वो रेगुलर है, साथ ही साथ रेगुलर रिकरिंग पोजीशन है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर हमारा किस तरह का है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, यूनिट सेल के फॉर्म में हम देख सकते हैं। द स्ट्रक्चर कैन बी व्यूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सेल विच इज़ अ बेसिक ज्योमेट्री ग्रुपिंग ऑफ एटम्स। तो यही वो सेल है, यही वो आपका पार्ट है जो आपको कंटिन्यूसली रिपीट करता है और आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो यूनिट सेल ही वो छोटा पार्ट है जो आपको रिपीट करेगा और फाइनली क्या करेगा, आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपका जो पार्ट, जो स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि रिपीट करेगा और एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर पोजिशन पे रिकरिंग होगा आपका, और उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारा यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर हम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल बोलेंगे तो जो हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक होगा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बीसीसी यूनिट सेल है। तो इसमें क्या है कि ये सब एटम्स है और ये बीसीसी यूनिट सेल है। बीसीसी है मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आपका यूनिट सेल है, जिसमें एटम्स क्या है कि एटम्स क्या है, एटम्स का ओरिएंटेशन कॉर्नर्स पे है और एक एटम क्या होंगे आपके सेंटर पे होंगे। एक एटम आपका सेंटर पे है और बाकी एटम्स का ओरिएंटेशन है। तो अभी हम देख रहे हैं बीसीसी स्ट्रक्चर को या बीसीसी यूनिट सेल को। तो बीसीसी यूनिट सेल है हमारे पास। इसके अलावा हो सकता है इसका, अगर हम हार्ड बॉल मॉडल देखेंगे तो बीसीसी यूनिट सेल का हार्ड बॉल मॉडल है। ये कॉर्नर एटम्स है, ये एटम्स कॉर्नर पे है और ये बॉडी के अंदर है। ये आपका बॉडी के अंदर लोकेटेड है एटम। तो ये बाकी एटम्स कॉर्नर पे है और ये क्या है, बॉडी के अंदर लोकेटेड है। इसका हम देखें रिपीटेड पैटर्न है, रिपीटेड और रिकरिंग पैटर्न है। तो इससे क्या होगा, बीसीसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपका होगा। तो यूनिट सेल ही वो छोटा पार्ट है जो कि रेगुलर और रिकरिंग पोजिशनिंग पे रेगुलरली रिपीट करता है। तो उससे क्या होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एक फॉर्मेशन होगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे, जिसमें कि आपका एटम्स का ओरिएंटेशन जो रेगुलर हो, रिकरिंग हो, होमोजीनस हो उसमें। तो रेगुलरली वो आपका प्लेसेस को, पोजीशन को हायर कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि द टर्म लैटिस, हम लैटिस यूज करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसका मीनिंग है कि 3-dimensional array of points coinciding with atom position और sphere centers। तो इसमें हम लैटिस यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा 3-dimensional array of points होंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, एटम्स को हम क्या करते हैं, पॉइंट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। 3-dimensional array of पॉइंट्स, जो कि हम एक एटम्स को क्या करते हैं, पॉइंट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पॉइंट का पोजीशन होगा वो एटम की पोजीशन से कोइंसाइड करेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में इट इज़ कन्वीनियंट टू सब डिवाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनटू ए स्मॉल रिपीटेड एंटिटीज कॉल्ड यूनिट सेल। तो हमने पता कि ये यूनिट सेल ही है,
जो कि स्मॉल पार्ट्स है, जो सबसे छोटा पार्ट है किसी आपका स्ट्रक्चर का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। अब हम बात करते हैं कुछ मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या है कुछ मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, वो टेम्परेचर के साथ चेंजेज होंगे। तो सम मेटल्स अंडरगो ए चेंज ऑफ स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर के साथ चेंज होगा आपका। जैसे हम उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए बात कर लें हम आयरन का, तो आयरन क्या होगा, इनिशियली आपका रूम टेम्परेचर पे BCC स्ट्रक्चर होगा। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंजेज होंगे, टेम्परेचर जैसे चेंज करेगा तो उसमें क्या होगा, फिर FCC स्ट्रक्चर होगा, और फिर उसके बाद फिर अगेन क्या हो जाएगा, BCC स्ट्रक्चर होगा, जब वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने के कारण मटेरियल का, मेटल्स का स्पेशली क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। तो अगर कोई मटेरियल अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करता है तो उस टाइप के मटेरियल को हम एलोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज करता है टेम्परेचर के साथ, उस मटेरियल को हम एलोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर का हम फिगर्स देते हैं। यहाँ पे BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हमने प्रीवियस स्लाइड पे भी देखा है। ये आपका FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपका हर एक फेस पे एक एटम होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही एटम्स, हर कॉर्नर पे एटम्स होंगे, और हर एक फेस पे, ईच एंड एवरी फेसेस पे, ये फ्रंट फेस पे है तो ये आपका बैक फेस पे है, ये टॉप फेसेस पे है तो ये बॉटम फेसेस पे है। तो FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपको हर एक फेस पे एक क्रिस्टल का एटम्स होंगे, एक एटम होगा हर एक फेस पे, और एक कॉर्नर पे एटम्स होंगे। नेक्स्ट आपका है क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है, जिसमें आपका हेक्सागोन के कॉर्नर्स पे होंगे, और साथ ही साथ आपका क्या होंगे, हर एक टॉप फेस पे होंगे, एक बॉटम फेस पे होंगे हेक्सागोन के, फिर बाकी तीन अल्टरनेट फेसेस पे होंगे। तो ये 3 अल्टरनेट फेसेस पे हैं, बाकी सब कॉर्नर फेसेस पे हैं, और एक आपका टॉप पे और दूसरा बॉटम फेस पे है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। तो जनरली मेटल्स में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो या तो BCC होंगे, FCC स्ट्रक्चर होंगे, फिक्स सेंटर क्यूबिक होंगे, या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आपका होगा। तो कुछ और बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, मेटेलिक, और स्पेशली हम डिस्कस कर रहे हैं अभी मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर द कॉमन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, हम कुछ कॉमन मेटल्स का हम रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं। कुछ कॉमन मेटल्स का जो जनरली यूज में होते हैं, जैसे हम कुछ मेटल्स है, जैसे क्रोमियम है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, ये रूम टेम्परेचर पे BCC स्ट्रक्चर होगा। इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा रूम टेम्परेचर पे वो BCC होगा। वहीं हम बात कर लेंगे एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, लेड और सिल्वर और निकेल का, तो रूम टेम्परेचर पे फेस सेंटर क्यूबिक होंगे। फिर हम बात कर रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो जैसे आपका मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है और जिंक है, ये SCP स्ट्रक्चर आपका देगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर के नाम, कुछ FCC, BCC और HCP स्ट्रक्चर मटेरियल्स के नाम हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ताकि जब भी कभी ज़रूरत हो यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट इतने मटेरियल्स के नाम तो याद रखना चाहिए कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर है। जैसे एल्यूमिनियम है, ये सब एक ही सीरीज़ के हैं, एक ही आपका रोम कॉलम में है आपका। तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल, तो ये सब एक ही में है आपका, ये तीनों। तो इससे भी हाथ से तो देख सकते हैं, याद करने के लिए आसानी होगी। तो इसको क्या है कि इसमें स्ट्रक्चर जो है आपका FCC स्ट्रक्चर है। तो FCC स्ट्रक्चर में हमने 6 मटेरियल का एग्जांपल दिया है, 5 का आपका BCC में है और 3 का हमने SCP स्ट्रक्चर में दिया है। तो एटलीस्ट इन मटेरियल्स का नाम आपको याद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में, कि सॉलिड्स में क्या इम्परफेक्शन हो सकती है, क्या डिफेक्ट्स आपका हो सकता है। तो डिफेक्ट्स आपका डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, किसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। इससे पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अभी हम बात करते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स हम बात करते हैं। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे जो डिफेक्ट होगा वो पॉइंट डिफेक्ट की बात करें। तो पॉइंट डिफेक्ट में हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वैकेंसी डिफेक्ट। तो जो रेगुलर पैटर्न है, रैकरिंग जो पैटर्न है एटम्स का, उसमें अगर किसी एक एटम का मिसिंग हो, एक एटम अगर मिस हो
तो उसको बोलते हैं कि इस तरह के डिफेक्ट को, यहाँ पे एटम मिस हो गया है, ये यहाँ पे इसकी वैकेंसी हो गई है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो अगर किसी एटम का आपका मिसिंग हो उस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है। फिर हम देखते हैं आयन पेयर वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये जनरली 2 टाइप के एटम्स जब हो, ये एटम 1 टाइप का है, ये दूसरा टाइप का है, तो एक 2 टाइप के एटम हो, जनरली एलओआई में इस तरह का प्रॉब्लम आएंगे कि अगर आपके पास 2 टाइप का एटम है तो दोनों टाइप का एटम का एक एक का मिसिंग हो, जैसे यहाँ पे स्मॉल एटम का मिसिंग है और यहाँ पे बिग एटम का मिसिंग है, तो यहाँ पे स्मॉल एटम मिस कर रहा है और यहाँ पे बिग एटम मिस कर रहा है। तो स्मॉल एटम और बिग एटम मिस कर रहे हैं तो दोनों एक पेयर ऑफ एटम का मिसिंग है, यहाँ पे क्या है, एक पेयर ऑफ एटम का मिसिंग है, तो इसलिए हम इसको इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं, ये हमारा आयन पेयर डिफेक्ट है, आयन पेयर वैकेंसी डिफेक्ट है आपको। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलते हैं ये हमारा आयन पेयर वैकेंसी डिफेक्ट है। नेक्स्ट हम जो डिफेक्ट की बात करेंगे उसको बोलते हैं इंटरटिशियलसी। तो हम बात कर रहे हैं अभी इंटरटिशियलसी की, तो जिसमें इंटरटिशियलसी में क्या होगा आपका कि इंटरटिशियलसी में आपका क्या होगा, कुछ जो रेगुलर पैटर्न्स यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और उसके बाद कितना है ABCD, फिर 1 2 3 4 5 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है आपका एक एक्स्ट्रा हो गया, एक एक्स्ट्रा देखिए आ गया है, एक एडिशनल आइटम यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं कि ये हमारा इंटरटिशियलसी है, जिसमें एक्स्ट्रा आइटम आपके यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया है। तो बाकी में देखिए आप उस एक्स्ट्रा के ऐड होने के कारण बाकी आपका सीट ठीक है, लेकिन उसमें क्या है वो एक्स्ट्रा ऐड होने के कारण क्या हुआ है, बाकी को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो इससे क्या होगा, सॉलिड में डिफेक्ट्स हो जाएंगे और इस तरह के डिफेक्ट को हम इंटरटिशियलसी डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है कि तो इसमें क्या है कि यहाँ से जो आइटम होना चाहिए ये आइटम क्या हो गया, यहाँ से मिस करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक जगह आपका उसका क्या मिसिंग है और एक जगह उसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, जिसमें कि डिस्प्लेस्ड आयन टाइप का डिफेक्ट जो होगा उसको हम बोलते हैं वो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट है, कि आयन का क्या हो गया है, अगर ये आयन है तो ये आयन का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इस तरह के डिस्प्लेस आइटम को, इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट या डिस्प्लेस्ड आयन डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया वैकेंसी डिफेक्ट, फिर हमने डिस्कस किया आयन पेयर वैकेंसी डिफेक्ट, फिर हमने डिस्कस किया इंटरटिशियलसी डिफेक्ट और फिर हमारे पास क्या है फाइनली फ्रैंकल डिफेक्ट को हमने डिस्कस किया है। आगे हम बात करते हैं लाइन डिफेक्ट्स के बारे में। तो लाइन डिफेक्ट्स में जो मेन नाम आता है, जो मेन इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो 2 नाम है, वो है एक एज डिसलोकेशन और दूसरा क्या है स्क्रू डिसलोकेशन। तो अभी हम बात करते हैं एज डिसलोकेशन का। तो ये फिगर है एज डिसलोकेशन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ टॉप के फेसेस पे देखिए रेगुलर पैटर्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, रेगुलर एंड रेकरिंग पैटर्न है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड में भी देखेंगे तो आपका रेगुलर एंड रेकरिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 2 साइड में आपका रेगुलर, बाकी साइड में हो सकता है रेगुलर एंड रेकरिंग पैटर्न हो, बट यहाँ पे देखिए इस साइड के अगर फ्रंट फेस पे देखें तो यहाँ पे क्या है, रेगुलर एंड रेकरिंग पैटर्न नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, या तो इसका मिसिंग हो गया है, यहाँ पे जो होना था चाहिए था आइटम्स वो मिस कर रहे हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि इतना आइटम एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक एज ऑफ आइटम्स, एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स क्या मिसिंग है। तो इस तरह का अगर डिफेक्ट हो तो उस तरह के डिफेक्ट को हम क्या करते हैं, एज डिसलोकेशन कहते हैं। एज डिसलोकेशन में क्या है कि आपका एज का डिसलोकेशन हो गया है, यह एज जो है, यह एज कहीं अलग होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे आके डिसलोकेट हो गया। तो इस तरह के डिसलोकेशन को हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रू डिसलोकेशन। तो स्क्रू डिसलोकेशन में क्या होगा कि एटम्स का ओरिएंटेशन इस तरह होगा कि यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे स्क्रू टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए पॉइंट है, फिर इस तरह से देखिए धीरे धीरे बड़ा 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 और होते जा रहा है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा स्क्रू डिसलोकेशन आपका है, जिसमें आपका स्क्रू का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। स्क्रू डिसलोकेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि स्क्रू टाइप का यहाँ पे पॉइंट है, फिर आपका पॉइंट से थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो एक स्क्रू टाइप का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आइटम्स है लेकिन गैप थोड़ा कम है, इसमें गैप थोड़ा और बढ़ा,
बीच में गैप और बढ़ गया है और बढ़ गया है, इसके आगे भी बढ़ गया, फिर और बढ़ा। तो इस तरह का अगर डिफेक्ट आपका हो तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं। बाकी में आपका सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी में अरेंजमेंट जो है पैटर्न है, रेगुलर पैटर्न है, रेकरिंग पैटर्न है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट नहीं है बाकी और साइड्स में। बट किसी एक साइड पे आपका किसी एक जगह में क्या हो रहा है कि स्क्रू का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रू डिसलोकेशन। तो एज डिसलोकेशन एंड एज डिसलोकेशन इज द एज ऑफ एन एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम्स दैट एग्जिस्ट इन द लैटिस। तो लैटिस में एक एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम्स का जो एज है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह के डिफेक्ट को हम एज डिसलोकेशन बोलते हैं। अगर हम बात करें स्क्रू डिसलोकेशन तक का, तो ये स्क्रू डिसलोकेशन इज ए स्पाइरल विद इन द लैटिस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर रैप्ड अराउंड एन इम्परफेक्शन लाइन लाइक ए स्क्रू रैप्ड अराउंड इट्स एक्सिस। तो ये जो आपका क्या है स्पाइरल फॉर्म में रहेगा, जो आपका स्क्रू के फॉर्म में रहेगा, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम बोलेंगे ये हमारा स्क्रू डिसलोकेशन है। आगे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि बोथ टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन कैन अराइज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। अगर जब आप सॉलिड करें सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो दोनों टाइप का डिफेक्ट हो सकता है कि अराइज कर जाए, दोनों टाइप का डिसलोकेशन हो सकता है कि उसमें डेवलप कर जाए। फिर हम बात करते हैं कुछ सरफेस पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, कुछ लाइन्स। तो सरफेस डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शन दैट एक्सटेंड इन टू डायरेक्शन टू फॉर्म ए बाउंड्री। ठीक है, तो सरफेस डिफेक्ट क्या आपका सरफेस पे होगा, दैट एक्सटेंड इन टू डायरेक्शन टू फॉर्म ए बाउंड्री। तो एक्सटेंड करता है दो डायरेक्शन में और उससे क्या होगा, बाउंड्री का फॉर्मेशन होगा। तो द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल इज द क्रिस्टल एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट दैट डिफाइंस इट्स शेप। ठीक है, तो सरफेस डिफेक्ट जब भी होगा तो आपका सरफेस के ऊपर होगा। फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम डिफेक्ट का। तो एक और डिफेक्ट है जो कि सॉलिड के मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, जो कि मच लार्जर होगा, उस डिफेक्ट का नाम है आपका वॉल्यूम डिफेक्ट। तो वॉल्यूम डिफेक्ट का जो क्वांटिटी होगा वो बाकी पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स और सरफेस डिफेक्ट्स के आपका रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होगा। इसमें आपका इंक्लूड हो सकता है जैसे पोर्स है, क्रैक्स है, फॉरेन इंक्लूजन है, कोई एटम्स क्या हो गया सॉलिड मटेरियल जब सॉलिडिफिकेशन हो रहा था तो कुछ फॉरेन एटम्स उसमें ऐसा हो सकता है कि ऐड हो गया हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेन इंक्लूजन हो सकता है, और या दूसरा फेजेस हो सकता है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स आपके हो सकते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में। तो दे आर नॉर्मली इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन स्टेप्स। ठीक है, तो जब भी हम या तो उसका सॉलिडिफिकेशन करेंगे या हम वेल्डिंग करेंगे तो इसके इस तरह के डिफेक्ट वॉल्यूम डिफेक्ट्स आपका हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डिसलोकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म को, कि क्या है डिसलोकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म। तो डिसलोकेशन का हेल्प लेके हम क्या करेंगे, मटेरियल को हेल्प स्ट्रेंथ देंगे और उसका मैकेनिज्म क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। डिसलोकेशन स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं पहला डिफॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे डिफॉर्म करेगा, उसकी बात हम करते हैं कि हाउ क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल डिफॉर्म। तो ये क्या है, ओरिजिनल लैटिस है विदाउट एनी इम्परफेक्शन, विदाउट एनी डिफेक्ट। तो इसमें हम अगर शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये जो सेंटर पे है, सेंटर और लाइन तो ऐसे ही रह जाएगा, से जो सेंटर लाइन है उसका कुछ चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन उसके ऊपर या नीचे क्या होगा, ऊपर का क्या होगा इधर जाएगा, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा और नीचे का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो एक सेंटर लाइन होगा जिससे क्या होगा, थोड़ा सा मूव यह भी करेगा, थोड़ा सा मूव यह करेगा। अगर हम किसी एक को फिक्स कर देंगे तो हम किसी एक को फिक्स करेंगे तो इसी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या है कि डिफॉर्मेशन, जब आपका ओरिजिनल लैटिस है इस पर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो इनिशियली आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। मतलब कि अगर आप स्ट्रेस अप्लाई रिमूव कर लेंगे तो ओरिजिनल मटेरियल जो होगा आपका ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, इसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड और हमने इंक्रीज कर दिया या हमने उसको और स्ट्रेस्ड किया है, तो इससे क्या होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। वो जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा और मटेरियल क्या होगा कि फाइनली क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा। वो जो डिफॉर्मेशन होगा वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। तो यह डिफॉर्मेशन एक प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा
जिसमें हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड मूव करेगा और हाफ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड मूव कर जाएगा। और इस तरह का बाकी जो सेंटर आपका में एटम्स का सीक्वेंस है वो वैसे ही रह जाएंगे। तो इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं, ये हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, जिसमें क्या है कि एटम जो है कि एक नए होम्स पे मूव करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। हमने इनिशियली उसमें जो स्ट्रेस अप्लाई किया वो इलास्टिक लिमिट में है, तो डिफॉर्मेशन जो हुआ इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ। बट एक रेंज होगा, एक वैल्यू होगा, जिसके बाद डिफॉर्मेशन अगर आपने अप्लाई किया है तो क्या होगा, वो मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएगा। और इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं कि ये हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है मटेरियल के अंदर। तो फाइनली मटेरियल क्या करेगा, जो एटम्स होंगे वो नए होम्स पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरह से डिफॉर्मेशन जो हो जाएगा वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। और इससे हम क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं मटेरियल को। तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे डिफॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कि मटेरियल एक्चुअली कैसे डिफॉर्म करता है। तो ये डिफॉर्मेशन हुआ जिसमें हमने स्लिपिंग देखा है, मटेरियल का स्लिपिंग हो गया है स्लिप प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अभी हम बात करते हैं डिसलोकेशन का इफेक्ट, कि अगर डिसलोकेशन होता, इससे पहले जो मटेरियल था इसमें कोई डिसलोकेशन नहीं था, ये परफेक्ट था। लेकिन अगर हम कोई इम्परफेक्शन हो जाए, मटेरियल के अंदर कुछ इम्परफेक्शन हो, तब डिसलोकेशन कैसे होगा हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डिसलोकेशन है, यहाँ पे डिसलोकेशन है और ये आपका एज डिसलोकेशन है। तो स्ट्रेस अगर अप्लाई करेंगे तो इस डिसलोकेशन का मूवमेंट होगा। अभी देखिए ये डिसलोकेशन यहाँ मूव कर गया है, फर्दर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो डिसलोकेशन क्या करेगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से आपका क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मटेरियल क्या था, यहाँ पे डिसलोकेशन के होने के कारण मटेरियल क्या था कि उतना स्टेबल नहीं था, उसमें उतना स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब सब यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली, यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म है, यहाँ पे हर एक पोजीशन एक इक्वी डिस्टेंस के साथ यहाँ पे रेगुलर फैशन में है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, डिसलोकेशन को यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। ये जो डिसलोकेशन इस पोजीशन पे था, यहाँ 1 पे था, यहाँ पे 2 पे था, तो फाइनली हमने यहाँ 3 पे मूव करके लेके आ गए। तो इस तरह से हमने क्या किया, डिसलोकेशन को मूव करके मटेरियल में स्टेबिलिटी को हमने रेज कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ जो इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन हमने क्या किया, मटेरियल का स्ट्रेंथनिंग कर दिया है, उसका मटेरियल का स्ट्रेंथ हमने इंक्रीज कर दिया। In the series of diagrams, the movement of the dislocation allows deformation to occur under a lower stress than in perfect lattice. इसमें जो डिसलोकेशन है आपका डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अनस्टेबल है, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा तो अनस्टेबल है, तो इस तो सस्टेन तो करेगा ना स्ट्रेस को। तो अमाउंट, अगर कम अमाउंट ऑफ फोर्सेस भी है, कम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस भी है, तो क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगा, डिफॉर्मेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ। The formation of a step on the surface of a crystal by the motion of an, या तो एज डिसलोकेशन का मूवमेंट हो सकता है या स्क्रू डिसलोकेशन का भी मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम दो देख रहे हैं, आपका ये एक है आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है और ये भी आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। एज डिसलोकेशन, द डिसलोकेशन लाइन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड शियर स्ट्रेस। For screw dislocation, the dislocation line moves in the perpendicular to the shear stress. तो ये हम देख सकते हैं कि shear stress है, तो shear stress है, तो इसमें अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करेंगे, ये अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो एज डिसलोकेशन में जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो इसी में देखिए इसका मूवमेंट हो रहा है। बट अगर हम बात करेंगे जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है आपका स्क्रू डिसलोकेशन का, वो इस डायरेक्शन में है और अप्लाइड शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर इसमें मूवमेंट हो रहा है। तो अगर ये बात करेंगे स्क्रू, यहाँ देखिए स्क्रू डिसलोकेशन है, तो स्क्रू डिसलोकेशन में जो होगा, जो मूवमेंट होगा, वो डायरेक्ट मोशन का डायरेक्शन जो होगा अप्लाइड स्ट्रेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जबकि वहीं पर अगर हम एज डिसलोकेशन में बात करेंगे तो जो मूवमेंट होगा वो अप्लाइड स्ट्रेस के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो ये हमने यहाँ पे शो किया है कि ये कहीं यहाँ पे अगर एज डिसलोकेशन है तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सेम है, बट हाँ वही हम बात करेंगे स्क्रू डिसलोकेशन का, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, अलग है। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। इसमें क्या है,
एज डिसलोकेशन है और इसमें क्या है आपका स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये जो डिसलोकेशन है, मूवमेंट डिसलोकेशन का जो मूवमेंट है, तो जो आपका कैटरपिलर का मूवमेंट होता है उसके एनालॉगस होता है। इसको हम देखते हैं कैसे कि यह एनालॉगस टू सिमिलर टू आपका मूवमेंट ऑफ कैटरपिलर का होता है। तो कैटरपिलर क्या है, इनिशियली इसमें यहाँ पे डिसलोकेशन है, तो यहाँ पे कैटरपिलर का हम्प यहाँ पे है, फिर जैसे ही आगे कैटरपिलर मूव करेगा तो इसका हम्प का मूवमेंट होगा। ये हम्प देखिए मूव किया, तो सिमिलरली यहाँ पे डिसलोकेशन का भी क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। जैसे कैटरपिलर का हम्प मूव कर रहा है, इसका हम्प का मूवमेंट हो रहा है, लाइक दैट आपका डिसलोकेशन का मूवमेंट हो रहा है क्रिस्टल के अंदर। फिर अभी देखिए आगे यहाँ पे मूवमेंट हुआ, फाइनली देखिए कैटरपिलर एकदम स्ट्रेट हो गया है। तो इस तरह से देखिए आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल्स भी है, जो लैटिस है, जो आपका एटम्स है, वो भी आपका क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया। अब यही हम और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो जो डिसलोकेशन स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म है, इससे पहले हमने स्लिपिंग देखा कि कैसे स्लिपिंग होगा। अभी हम बात करते हैं ट्यूनिंग की। तो दो मैकेनिज्म है, एक स्लिपिंग मैकेनिज्म है, स्ट्रेंथनिंग करने का दो मैकेनिज्म है, एक स्लिपिंग मैकेनिज्म है। अभी हम बात करते हैं ट्यूनिंग का। तो ट्यूनिंग इज अ सेकेंड वे इन विच मेटल क्रिस्टल प्लास्टिकली डिफॉर्म्स। तो इससे हम मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म कर सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये पॉलिश सरफेस है और इसमें क्या है कि पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पॉलिश सरफेस है और ये ट्यूनिंग प्लेन है। अगर आप इस पर शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक को अगर हम फिक्स कर लेंगे, एक को अगर फिक्स कर लेंगे किसी एक को, और दूसरा का रिलेटिव मूवमेंट देखेंगे, तो मान लीजिए हमने इसको फिक्स कर दिया, ये जैसे फिक्स था वैसे फिक्स है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो सर्कल्स है उसका मूवमेंट हो गया। यहाँ से ओपन सर्किल आपका दिखा रहा है कि प्रीवियस पोजीशन है और सॉलिड सर्किल दिखा रहा है कि अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि सर्कल्स का जो एटम्स का है वो मूवमेंट हो गया। एटम्स क्या हो गया, मूव कर रहे हैं। एटम मूव्स करके क्या करते हैं, ये जो ट्विनिंग प्लेन है इस प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग मिरर इमेज बनाते हैं। देखिए इस एटम का मिरर इमेज यहाँ पे है, इस एटम का मिरर इमेज देखिए यहाँ पे है, फिर बाकी सब एटम का देखिए इस एटम का मिरर इमेज यहाँ है, इस एटम का मिरर इमेज यहाँ पे है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस एटम का मिरर इमेज, हर एक एटम का क्या हो रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। हर एटम का क्या हो रहा है, एक मिरर इमेज बन रहा है। तो इस तरह के मैकेनिज्म में जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एटम्स को स्ट्रेस अप्लाई करके उसमें हम क्या करते हैं, मिरर इमेज बना देते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि इसका लोड का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जिससे मटेरियल का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकता है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम ट्यूनिंग बोलते हैं, जिसमें कि हम मिरर इमेज बनाते हैं और मिरर इमेज क्या करते हैं, हम ट्यूनिंग प्लेन के कोरिस्पॉन्डिंग बनाते हैं। जो मिरर इमेज बनाना है तो कि जो मिरर का काम करेगा वो ट्विन प्लेन काम करेगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब हम, अगर आप डिफॉर्मेशन देखेंगे किसके लिए, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर एससीपी मटेरियल होगा, एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उस तरह के मेटल्स को, जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, तो इस तरह के मैकेनिज्म, इस तरह के मटेरियल में, एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले मटेरियल में क्या होगा, स्लिपिंग तो नहीं होगा। तो उसका जो मैकेनिज्म होगा, जो मैकेनिज्म ऑफ डिफॉर्मेशन होगा वो आपका क्या होगा, ट्यूनिंग होगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ट्यूनिंग कैन बी डिफाइंड एज ए मैकेनिज्म ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन विच एटम्स ऑन वन साइड ऑफ ए प्लेन कॉल्ड द ट्यूनिंग प्लेन आर शिफ्टेड टू फॉर्म ए मिरर इमेज ऑफ द अदर साइड ऑफ द प्लेन। तो इसमें क्या करता है कि ट्यूनिंग प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, इसमें मिरर इमेज बनाते हैं और हमारा क्या है, मटेरियल में हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग करते हैं। उससे क्या होगा, डिफॉर्मेशन, उससे क्या होगा, जो लोड का होगा वो ट्रांसफर इजीली होगा। आपका इसके यहाँ पे एटम है तो सामने उसके भी एटम मिलेंगे और इसे लोड का ट्रांसफर होगा। तो कोई सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें हम सब्जेक्ट करते हैं उसको शियर स्ट्रेस उस पर अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसमें डिफॉर्मेशन देख रहे हैं। दो मैकेनिज्म से, एक स्लिपिंग का मैकेनिज्म होगा और दूसरा क्या होगा, ट्यूनिंग का मैकेनिज्म। तो ये स्लिपिंग का मैकेनिज्म है जिसमें स्लिप किया है, मटेरियल आपका क्या कर रहा है, स्लिप किया है। तो स्लिपिंग होगा तो स्लिप प्लेन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें क्या होगा, स्लिपिंग होगा और डिफॉर्मेशन आपको मिलेगा। जबकि अगर हम वही बात करेंगे ट्यूनिंग का, तो सीधा ट्विन करेगा, वो सीधा करेगा, एक ही आपका ट्यूनिंग प्लेन होगा। तो अगर हम ये बात करें ट्यूनिंग प्लेन, तो ट्यूनिंग प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या करेगा, मिरर इमेज बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये ट्विनिंग हो रहा है मटेरियल का, तो उसमें इस पार्ट में मटेरियल का देख रहे हैं ट्विनिंग हो रहा है, इस पार्ट में मटेरियल का स्लिपिंग हो रहा है। ट्विनिंग क्या होगा, वन गो में होगा, स्लिपिंग क्या होगा, पार्ट पार्ट में आपका होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम स्लिप सिस्टम के बारे में। अभी हमने देखा डिसलोकेशन स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म को देखा, अभी हम बात करते हैं स्लिप सिस्टम्स को।
तो द मोशन ऑफ डिसलोकेशन इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नली अप्लाइड स्ट्रेस इज टर्म्ड एज स्लिप। तो मूवमेंट जो होगा डिसलोकेशन का, जब हम स्ट्रेस एक्सटर्नली कोई लोड अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उसे हम मोशन ऑफ डिसलोकेशन को हम टर्म करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं किससे, स्लिप से। तो स्लिप जो होगा वो स्पेसिफिक क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन पे होंगे एंड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका हो। स्लिप ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हो जाएगा, स्लिप किसी पर्टिकुलर प्लेन पे होगा, एक डेफिनेट प्लेन पे होगा कि हाँ इस प्लेन पे स्लिप होगा, और किसी एक डायरेक्शन में आपका स्लिप होगा। द स्लिप प्लेन इज द प्लेन दैट हैज़ द मोस्ट डेंस एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग। तो जहाँ पे आपका एटम्स का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा वही प्लेन होगा, क्योंकि वही आपका स्टेबल होगा, वही आपका मूवमेंट को रिस्ट्रेन करेगा, वही मूवमेंट को रोकेगा। तो जो स्लिप प्लेन होगा वो आपका क्या होगा, जहाँ पे एटम्स का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वो वहीं पे आपका क्या होगा, स्लिप प्लेन होगा। तो मटेरियल का जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे आपका क्या होगा, स्लिप प्लेन होगा। आगे बात करते हैं हम, स्लिप इन्वॉल्व्स द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए प्लेन इन द लैटिस कॉल्ड द स्लिप प्लेन। तो जिस प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट मूवमेंट ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, स्लिप प्लेन है। हमने डिस्कस भी किया लास्ट स्लाइड्स पे। तो एक डायरेक्शन की बात हो रही है, स्लिप डायरेक्शन कॉरेस्पॉन्ड टू द डायरेक्शन इन द प्लेन दैट इज मोस्ट क्लोजली पैक्ड एटम्स दैट इज हैज। तो अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि डायरेक्शन किधर होगा कि प्लेन का डायरेक्शन उसी उधर होगा जिधर की आपका क्या हो, क्लोजली पैक्ड एटम्स होंगे, उधर आपका क्या होगा, जिसमें हाईएस्ट लीनियर डेंसिटी होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, स्लिप डायरेक्शन आपका होगा। डिस्कस करते हैं हम आगे और कुछ पॉइंट्स। जो कॉम्बिनेशन होगा स्लिप प्लेन का और स्लिप डायरेक्शन का, उसको टर्म हम कहते हैं स्लिप सिस्टम। तो हमने अभी डिफाइन किया कि व्हाट इज स्लिप सिस्टम। तो स्लिप सिस्टम में दो चीज़ होगा, स्लिप होगा, प्लेन होगा, स्लिप प्लेन होगा, और एक क्या होगा, स्लिप डायरेक्शन होगा। स्लिप प्लेन वह है जिस प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग मूवमेंट होगा, और डायरेक्शन क्या है, जिस वे में, जिस सेंस में आपका उसका क्या होगा, मूवमेंट होगा। जिस प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग मूवमेंट होगा उसको स्लिप प्लेन कहते हैं, और जिस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा उसको स्लिप डायरेक्शन बोलते हैं। स्लिप डायरेक्शन और स्लिप सिस्टम के कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं कि स्लिप सिस्टम है। स्लिप सिस्टम में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। द स्लिप प्लेन मस्ट बी समहाउ अलाइन विद द लैटिस स्ट्रक्चर। जो स्लिप प्लेन होगा वो स्लिप आपका लैटिस स्ट्रक्चर के अलाइन होंगे। इससे क्या होगा, एंड सो देयर आर सर्टेन परफेक्ट डायरेक्शंस अलोंग विच स्लिप इज मोर लाइकली टू ओकर। तो कुछ प्रेफर्ड है, कुछ डिफाइंड डायरेक्शंस है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा आपका की चांस है कि स्लिपिंग होगा। कुछ प्रेफर्ड डायरेक्शन है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, स्लिपिंग होने का चांसेस होगा, स्लिपिंग होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि एससीपी हैज़ द फ्यूएस्ट स्लिप डायरेक्शन एंड बीसीसी का मोस्ट है, और एफसीसी उन दोनों के बीच में। अगर आपके पास एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो जो स्लिप का डायरेक्शन है वो बहुत कम होगा, बहुत कम ही डायरेक्शन होगा जिसमें स्लिपिंग होगा। बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डायरेक्शन होंगे स्लिपिंग का, लेकिन वही हम बात करेंगे कि एफसीसी का, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो एससीपी स्ट्रक्चर में आपका डक्टिलिटी पुअर, क्योंकि स्लिप डायरेक्शन बहुत कम है तो डक्टिलिटी पुअर होंगे, और बीसीसी में क्या होगा, डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, और एफसीसी का बीच में होगा। क्योंकि स्लिप डायरेक्शन अगर ज़्यादा होगा तो डक्टिलिटी ज़्यादा होगा, स्लिप डायरेक्शन कम है। अगर हम बात करेंगे ओनली स्लिप डायरेक्शन के क्राइटेरिया लेके, तो कुछ और कंबाइंड फॉर्म देखेंगे तो फिर अब हम आगे देखते हैं। एससीपी स्ट्रक्चर का डक्टिलिटी क्या होगा, सबसे कम होगा, और बीसीसी का सबसे ज़्यादा होगा। अगर हमारा क्राइटेरिया ओनली स्लिप डायरेक्शन है तो ऑन द विथ रिस्पेक्ट टू या ऑन द बेसिस ऑफ ओनली स्लिप डायरेक्शन हम बात करेंगे तो एससीपी मटेरियल का डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम होगा, और बीसीसी मटेरियल का डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के मटेरियल का डक्टिलिटी दोनों के बीच में होगा। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जिसमें हम अगर अब बात करेंगे जिसमें कि हम स्लिप डायरेक्शन भी ले लें, और आपका क्या हो सकता है, बाकी स्ट्रेंथ सबकी भी बात कर लें, तो एफसीसी मेटल्स है आर जनरली मोस्ट डक्टाइल। एफसीसी मेटल्स क्या होंगे, सबसे ज़्यादा डक्टाइल होंगे, और उसमें क्या होंगे, गुड नंबर ऑफ स्लिप डायरेक्शन होंगे विथ रिलेटिवली लो टू मॉडरेट स्ट्रेंथ।
तो अगर हम ओवरऑल की बात करें, पूरे ओवरऑल में बात करें, हर प्रॉपर्टीज़ को देख के बात करेंगे, तो एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होगा और इसमें लो टू मॉडरेट क्या होगा, स्ट्रेंथ होगी। अभी हम कुछ स्लिप सिस्टम बात करते हैं, कुछ मेटल्स के स्लिप सिस्टम की बात करते हैं। तो इसमें क्या होंगे, मेटल्स है जिसके ये आपका एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें स्लिप प्लेन आपका 1 प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। 1 क्या है हम देखते हैं आगे, और डायरेक्शन होगा 1 -1 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम इसमें क्या है, 12 है। उसी तरह से बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के आपका अल्फा आयरन, आपका टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, कार्बन है। तो इसके बॉडी सेंटर की बीसीसी स्ट्रक्चर में आपका ये सब स्लिप प्लेन्स है, 3 स्लिप प्लेन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन भी है, और आपका स्लिप सिस्टम इतने हैं। नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम आपका 12 और आपका 24। बाकी भी नंबर्स है एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, उसके आपके ये स्लिप का प्लेन्स हैं और यहाँ पे स्लिप के डायरेक्शंस हैं। बाकी स्लिप प्लेन और स्लिप डायरेक्शन को थोड़ा और आगे समझेंगे कि क्या है ये नंबरिंग क्या है। तो हाँ, यहाँ पे कुछ मेटल्स है जो हमको मेंशन कर दिया हमने, उसको याद रखना है कि ये एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसमें नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम एटलीस्ट याद रखना होगा कि क्या है नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम पर्टिकुलर मेटल के लिए। जैसे कैडमियम का अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम कितने हैं, तो 3। अगर हम बात कर लेंगे कि गोल्ड का, तो नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम कितना है, तो इसमें नंबर ऑफ स्लिप सिस्टम कितना है, 12। तो इस तरह से हमें ये सब याद रखना है। हाँ, स्लिप सिस्टम फॉर फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड हमने हेक्सागोनल क्रॉस पैच स्ट्रक्चर के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। स्लिप सिस्टम के लिए बीसीसी, एफसीसी और एससीपी स्ट्रक्चर के लिए कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जब से अभी हमने मेंशन किया था कि वो ये 1 क्या है, 1 -1 0 क्या है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन एंड प्लेन। तो यहाँ पे 2 चीज़ देखा था हमने, यहाँ पे प्लेन देखा था, फिर हमारे पास क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और प्लेन को देखते हैं कि क्या है। ये आपका क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन को हम शो करें। ये देखिए, ये 1 1 1 यानी 0 से लेके 1 1 पॉइंट को मिला है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है, 1 1 1 है। तो ये 1 1 1 डायरेक्शन आपका हो गया। ये डायरेक्शन 1 1 0 है, क्योंकि यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे ये ओनली एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक्स और वाई है, और यहाँ पे क्या है, जेड, तीनों। तो ये डायरेक्शन की बात हो रही है, क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन हम बात करेंगे एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो इसमें क्या है कि A1 होगा, A2 होगा, और क्या है आपका A3 है। तो यहाँ पे देखिए A1 क्या है, कुछ पॉजिटिव वैल्यू। इधर की बात करेंगे तो A1 पॉजिटिव है, A3 भी पॉजिटिव है, ठीक है। A3 आपका, और ये क्या है, जेड क्या है, 0। जेड तो यहाँ पे 0 है। अगर हम बात करेंगे A1 और A2 के साइड में, तो A1 और A2 के साइड में A3 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 होगा। यहाँ पे A2 देखिए माइनस नेगेटिव में है। अगर हम उसको जस्ट उसके परपेंडिकुलर ऐसे लेंगे, इसके सामने खींचेंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इधर पॉजिटिव है, तो ये -A2 हो जाएगा। तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक पॉइंट अगर हमने लिया है तो ये +1 है। और इस डायरेक्शन में आपका A3 भी क्या है, 0 है। इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, और इधर आपका क्या है, बाकी में आपका क्या है, 0 है। तो ये आपका A3 भी 0 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमने डायरेक्शन देखा। अगर हमने बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो या एचसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, तो डायरेक्शन हमने देखा। इसमें 4 डायरेक्शंस होंगे, 4 आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, और इसमें क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। एचसीपी में 4 कोऑर्डिनेट्स है, इसमें क्या है, 3 कोऑर्डिनेट है। हम प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, प्लेन है। इसमें भी हम प्लेन की बात कर सकते हैं, और ये हमारा प्लेन है। ये जैसे हमारा क्या है, 0 0 1 प्लेन है। तो इस प्लेन में क्या है, बाकी सब 0 है, ओनली जेड है। जेड का वैल्यू कितना है आपका, क्या है, 1 है। तो ये प्लेन है आपका 1, बाकी सब क्या है, 0 है। ये प्लेन है जिसमें आपका A1 A2 A3 में A1 क्या है, A1 कितना -1 है, A2 आपका 0 है, A3 1 है, और ये बाकी जेड भी क्या है, 0 है। इसके पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होगा तो भी उसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो इस तरह से हमने प्लेन और डायरेक्शन को डिस्कस किया कि प्लेन क्या है और डायरेक्शन क्या है। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं स्लिप सिस्टम के बारे में कि क्या है स्लिप सिस्टम। तो स्लिप सिस्टम जो है डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल and is such that the atomic distortion that accompanies the motion of dislocation is minimum। तो ये स्लिप सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे कुछ और स्लिप सिस्टम देखते हैं। ये स्लिप सिस्टम है आपका, ये 1 1 1 और 1 0 0 1 1 0 स्लिप सिस्टम है। तो इसमें ये आपका क्या है,
एक आपका क्या होगा, प्लेन होगा, और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। प्लेन कौन है, डायरेक्शन को है, हमने डिस्कस कर दिया यहाँ पे देखिए इस लाइन से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को देते हैं, और एक इस तरह के ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, प्लेन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका प्लेन है, और ये हमारा क्या है, डायरेक्शन है, और ये कंबाइंड फॉर्म में स्लिप सिस्टम है। तो ये प्लेन है और ये आपका क्या है, डायरेक्शन है। तो ये यहाँ से 1 1 1 पे है, यानी कि एक्स वाई और जेड से 1 1 डिस्टेंस पे है। और प्लेन की बात करेंगे तो अगर इस प्लेन में बात करेंगे, इस प्लेन में, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू 0 है, तो 1 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो ये आपका 1 1 1 प्लेन है और 1 1 1 0 डायरेक्शन आपका है। 3 1 1 1 0 स्लिप डायरेक्शन है, एरोज विथ इन दैट प्लेन कॉन्स्टिट्यूट पॉसिबल स्लिप सिस्टम, ठीक है। तो 3 है आपका 1 1 0, और आपका प्लेन है 1 1 1 प्लेन हो गया आपका। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया स्लिप सिस्टम के बारे में। आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या है आपका क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस। तो क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस को बात करते हैं हम कि क्या है क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस। तो इवन दो एन अप्लाइड स्ट्रेस में भी प्योर टेंसाइल, ऐसा हो सकता है कि आप जो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो क्या है, प्योर टेंसाइल है या प्योर कंप्रेसिव है, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट होगा, जो स्लिप प्लेन पे होगा, जो शियर कंपोनेंट पे होगा, वो आपका क्या होगा कि पैरेलल शियर कंपोनेंट्स एग्जिस्ट एट ऑल बट पैरेलल और परपेंडिकुलर अलाइनमेंट्स टू द शियर डायरेक्शन, स्ट्रेस डायरेक्शन। अगर आपने टेंसाइल अप्लाई किया है या प्योर कंप्रेसिव अप्लाई किया है, फिर भी आपका क्या होगा, प्लेन के पैरेलल कुछ आपका क्या होगा, स्ट्रेस लगेगा। तो कुछ प्लेन के पैरेलल स्ट्रेस लगेगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है, तो टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया है और यह अगर स्लिप डायरेक्शन है, तो इस प्लेन के पैरेलल या इसके नॉर्मल कुछ फोर्स लगेंगे, ये जो आपका फोर्स है उसका कंपोनेंट। तो जो आपका प्लेन के पैरेलल आपका क्या होगा, कुछ कंपोनेंट लगेंगे। तो यहाँ बात करते हैं, दीज आर टर्म रिजॉल्व शियर स्ट्रेसेस एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड नॉट ओनली ऑन द अप्लाइड स्ट्रेसेस बट आल्सो ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ बोथ द स्लिप प्लेन एंड स्लिप डायरेक्शन। तो अगर हम उस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व कर दे, उसका अगर हम कंपोनेंट ले लें, कंपोनेंट कहाँ ले लेंगे, स्लिप प्लेन और स्लिप डायरेक्शन के अलोंग। तो ये स्लिप प्लेन है और उसका ये स्लिप डायरेक्शन है। तो इसके अलोंग अगर हम इसका अप्लाइड स्ट्रेस का कंपोनेंट ले लेंगे, तो उसको बोलेंगे कि हमारा रिजॉल्व शियर स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये अब हमारा क्या है, देखेंगे कि ये स्लिप प्लेन्स है और डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है। तो हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो रिजॉल्व करेंगे, अगर टाउ हमारा स्ट्रेस है तो टाउ आर जो हो जाएगा, तो टाउ आर जो है हमारा रिजॉल्व स्ट्रेस है, रिजॉल्व शियर स्ट्रेस है। तो रिजॉल्व शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा कॉस फाई कॉस लेमडा। तो रिजॉल्व शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सिग्मा कॉस फाई और कॉस लेमडा, जहाँ पे फाई क्या है, नॉर्मल टू द स्लिप प्लेन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच का एंगल है, और लेमडा क्या है आपका, नॉर्मल स्लिप डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस के बीच का एंगल है आपका। रिजॉल्व शियर स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन अप्लाइड स्ट्रेस एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्ट्रेस डायरेक्शन रिलेटिव टू स्लिप प्लेन एंड रिलेटिव टू स्लिप प्लेन नॉर्मल एंड स्लिप डायरेक्शन। तो जो रिजॉल्व शियर स्ट्रेस है, ये टाउ आर क्या है, रिजॉल्व शियर स्ट्रेस है, जो कि कंपोनेंट होगा आपका अप्लाइड स्ट्रेस का। अप्लाइड स्ट्रेस आपका एफ सिग्मा है, जो कि एफ बाई ए है, तो सिग्मा एफ बाई ए होगा, तो उसका ये कंपोनेंट होगा। किधर होगा कंपोनेंट होगा आपका स्लिप के डायरेक्शन में, या उसके आपका क्या होगा, तो स्लिप के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, तो उसको बोलते हैं कि रिजॉल्व शियर स्ट्रेस है, जिसके कारण आपका स्लिपिंग होगा। तो रिजॉल्व शियर स्ट्रेस आपका क्या होगा, सिग्मा कॉस फाई कॉस लेमडा आपका होगा। फिर और देखते हैं, जब इसकी वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, in response to an applied tensile or compressive stress, slip in a single crystal commences on the most favorably oriented slip system when the resolved shear stress reaches some critical value termed the critically resolved shear stress। जब shear stress का वैल्यू जो कि आपका टाउ आर है, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा कॉस फाई कॉस लेमडा के टर्म में,
इसका हम अगर देखेंगे तो सिग्मा कॉस फाई कॉस लेमडा एक कंपोनेंट होगा, एक आपका रिजॉल्व पार्ट होगा, तो उसका एक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब इस सिग्मा तो कांस्टेंट आपका रहेगा, तो कॉस फाई और कॉस लेमडा का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा, तो उससे जब एक मैक्सिमम वैल्यू है, एक क्रिटिकल वैल्यू होगा, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होगा उसको बोलते हैं क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस। तो क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस आपका क्या है कि यह मिनिमम स्ट्रेस है। वो तो ऑल्दो शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन यह मिनिमम स्ट्रेस है, जिससे क्या होगा कि स्लिप का इनिशिएशन होगा, जो फेलियर होगा वो स्टार्ट होगा। यह मिनिमम स्ट्रेस है, वो वैल्यू अगर रीच करेगा तभी जाके, अगर क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस का वैल्यू शियर स्ट्रेस रीच करेगा मटेरियल के अंदर, तभी जो होगा वो क्रैक का इनिशिएशन होगा, मटेरियल में फेलियर स्टार्ट होगा। जब तक मटेरियल के अंदर रिजॉल्व शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तक रीच नहीं किया, तब तक ये फेलियर नहीं होगा और मटेरियल का स्लिपिंग नहीं होगा। ऑल्दो हम इस पर अप्लाई जो कर रहे हैं वो टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं, टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो फेलियर होगा वो स्लिप प्लेन पे जो होगा वो शियर स्ट्रेस के कारण फेलियर होगा। तो इसका एक रिजल्ट पार्ट इधर होगा, शियर स्ट्रेस के लॉन्ग होगा, रिजल्ट पार्ट होगा, और उस रिजल्ट पार्ट को कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा कॉस फाई कॉस लेमडा से लिख सकते हैं, और सिग्मा कॉस फाई कॉस लेमडा से उसके रिजल्ट पार्ट को लिख सकते हैं। इसका जब वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो जो वैल्यू होगा वो उससे क्या होगा कि वो जब मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा, तब जाके आपका क्या होगा, उसमें फेलियर स्टार्ट होगा, स्लिपिंग स्टार्ट होगा, और स्लिपिंग स्टार्ट होने के लिए वो क्या है, एक मिनिमम वैल्यू है। रिजॉल्व शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम है, लेकिन स्लिपिंग स्टार्ट करने के लिए वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है। और यह वैल्यू ऑल्सो डिपेंड करेगा कि मटेरियल यील्डिंग कब हो रहा है, क्योंकि उसमें सिग्मा भी है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि द सिंगल क्रिस्टल प्लास्टिकली डिफॉर्म्स और यील्ड्स व्हेन सिग्मा आर जो है वो आपका क्या है, रिजॉल्व जो है स्ट्रेस है वो आपका क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस के इक्वल हो जाए, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू इनिशिएट यील्डिंग, दैट इज द यील्ड इज गिवन बाय, इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं। सिग्मा वाई को हम दे सकते हैं टाउ सी आर एस एस बाई कॉस फाई इंटू कॉस लेमडा का मैक्सिमम वैल्यू। तो यील्डिंग जो होगा कब होगा, जब इसका वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, और टाउ सी आर एस से हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, यील्डिंग होगा। ये रिलेशन हम उसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास था सिग्मा टाउ आर इक्वल्स टू सिग्मा कॉस फाई इंटू कॉस लेमडा। जब इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू जब मिनिमम हो मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, तो ये टाउ क्या हो जाएगा, ये जब मैक्सिमम होगा तो टाउ क्या होगा, सी आर एस एस हो जाएगा, तो सिग्मा हो जाएगा, और कॉस फाई और कॉस लेमडा का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यील्डिंग हो स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सिग्मा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं सिग्मा वाई ऐसा ही, तो इसको यहाँ पे इसको इधर नीचे लेके आ जाएंगे तो ऐसा रिलेशन हो जाएगा। Yield strength of a single crystal depends on the critically resolved shear stress and the orientation of most favorable oriented slip system। तो yielding strength जो होगा वो दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपका CRSS पे डिपेंड करेगा, क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा, और आपका क्या करेगा, और आपका जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि वही एंगल डिसाइड करेगा, एंगल पे भी डिपेंडेंसी है इसका, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कुछ स्लिप सिस्टम के बारे में। हम क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कस किया, क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया हमने, ये हम डिस्कस कर रहे थे अभी क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस को। तो अभी हमने क्रिटिकली रिजॉल्व शियर स्ट्रेस को डिस्कस किया है, हम आगे डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेंथनिंग इन मेटल्स, कि क्या मैकेनिज्म है स्ट्रेंथनिंग करने का मेटल्स के अंदर। तो स्ट्रेंथनिंग करने का आपका मैकेनिज्म हम देखते हैं, तो तीन मैकेनिज्म है आपका, एक है आपका ग्रेन साइज रिडक्शन है, दूसरा है सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग, और तीसरा है हार्डनिंग। इस स्ट्रेंथनिंग की क्या जरूरत है हम देखते हैं। तो मटेरियल के अंदर प्लास्टिकली डिफॉर्म करने की एबिलिटी है, वो डिपेंड करता है कि मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन कैसे हो रहा है। डिसलोकेशन के मूवमेंट से वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल कितना प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा। रेस्ट्रिक्टिंग और हिंडरिंग डिसलोकेशन मोशन रेंडर से मटेरियल हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। अगर आपने डिसलोकेशन के मूवमेंट को रेस्ट्रिकेट कर दिया है, उसको
उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया, उसको कांस्टेंट उस पर लगा दिया है, तो उससे क्या होगा, जो मूवमेंट हो जाएगा, जो मोशन होगा डिसलोकेशन का, वो आपका हिंडर्ड होगा, वो रुकेगा, और इससे क्या होगा, मटेरियल हार्ड और स्ट्रांग बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे हम मेटल्स का स्ट्रेंथ क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया है स्ट्रेंथनिंग बाय ग्रेन साइज रिडक्शन। दूसरा है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है। फिर हमारा मैकेनिज्म जो है वो स्ट्रेन हार्डनिंग। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथनिंग बाय ग्रेन साइज रिडक्शन है। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथनिंग बाय ग्रेन साइज रिडक्शन। तो हम क्या करते हैं, ग्रेन साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा ग्रेन्स है, ये हमारा ग्रेन बाउंड्री और डिफरेंट ग्रेन्स है। ग्रेन ए ग्रेन है और ये हमारा ग्रेन बी है। तो ग्रेन के साइज को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ग्रेन के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, और ग्रेन के साइज को रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। ये हमारा पूरा एक ग्रेन है, तो ग्रेन के साइज को रिड्यूस कर सके हम क्या कर सकते हैं, उसके जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, स्लिप और डिसलोकेशन मोशन मस्ट टेक्स प्लेस अक्रॉस द कॉमन बाउंड्री फ्रॉम ए टू बी। और इस तरह के बोलते हैं कि द ग्रेन बाउंड्री एक्ट्स एज ए बैरियर टू डिसलोकेशन मोशन ऑफ टू रीजन्स। तो इसको जब हम मूवमेंट करेंगे तो ये मूवमेंट ऐसा नहीं कि इधर भी आ जाएगा, ये यहाँ पे बाउंड्री पे आके रुक जाएगा। फर्दर करेंगे तो उससे क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। बिकॉज द टू ग्रेन्स आर डिफरेंट ओरिएंटेशन, ए डिसलोकेशन पासिंग इनटू ग्रेन बी विल हैव टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस बिकम्स मोर डिफिकल्ट एज द क्रिस्टलोग्राफी मिस ओरिएंटेशन इंक्रीजेस। तो जब आप इसका मूवमेंट करेंगे, इससे जब डिसलोकेशन का मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट तो होगा, यहाँ तक तो मूवमेंट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ग्रेन बाउंड्री के पास आएगा इसका मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है वो मिस ओरिएंटेड है। यहाँ पे स्लिप प्लेन इधर था, अभी स्लिप प्लेन इधर हो गया। तो इससे क्या होगा, डिसलोकेशन यहाँ पे तक तो आ जाएगा इजीली, बट इसके बाद क्या होगा, वो हिंडर्ड हो जाएगा, वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें वहाँ पे उसका रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उसके साइज में रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। दी एटॉमिक डिसऑर्डर विद इन ए ग्रेन बाउंड्री रीजन विल रिजल्ट इन ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्लिप प्लेन्स फ्रॉम वन ग्रेन टू इन अदर ग्रेन। यहाँ पे स्लिप प्लेन का डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। फॉर मेनी मेटल्स मटेरियल्स द यील्ड स्ट्रेंथ वेरीज विद द ग्रेन साइज अकॉर्डिंग टू हॉल पैच इक्वेशन। जो यील्ड स्ट्रेंथ है मटेरियल का वो हॉल पैच इक्वेशन से वेरी करता है, और उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा नॉट के वाई डी टू द पावर माइनस हाफ, जहाँ पे डी क्या है, ग्रेन का साइज है, और सिग्मा नॉट आपका क्या है, जो उसका स्ट्रेस है, ओरिजिनल स्ट्रेस है। तो यील्डिंग स्ट्रेस जो है आपका मटेरियल का वो के वाई और डी पे पावर 1/2 है। मतलब कि जो यील्डिंग स्ट्रेस है मटेरियल का वो डायमीटर ऑफ या ग्रेन के साइज से क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अगर आपने साइज को उसको रिड्यूस किया है तो इससे क्या होगा, आपका सिग्मा वाई का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट ग्रेन साइज रिडक्शन इम्प्रूव्स नॉट ओनली स्ट्रेंथ बट ऑल्सो टफनेस भी अब क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये हॉल पैच रिलेशन है, जिससे हम क्या करते हैं, हॉल पैच रिलेशन से हम क्या करते हैं कि ग्रेन साइज और स्ट्रेंथ के बीच में हम रिलेशन जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ और ग्रेन साइज के बीच में रिलेशन है, जहाँ पे से के वाई आपका क्या है, कांस्टेंट है, सिग्मा नॉट भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिग्मा वाई जो है इन्वर्सली रिलेटेड है ग्रेन के साइज से। ग्रेन का साइज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा, और उसका वाइस वर्सा आपका होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग को। तो सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग में हम क्या करते हैं कि दो टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं। तो इस मिक्स करके हम क्या करते हैं, मटेरियल को क्या करते हैं, उसका स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग को। तो अनदर टेक्निक टू स्ट्रेंथन एंड हार्डन मेटल्स इज एलॉइंग विथ इम्प्योरिटी। तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ एलॉइंग दे देते हैं, कुछ फॉरेन मटेरियल्स को ऐड करते हैं। तो आइदर सब्स्टिट्यूशनल होगा या इंटरटिशियल होगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फॉरेन मटेरियल को बाई फोर्स हम क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशनल करके या इंटरटिशियल करके हम क्या करते हैं कि फॉरेन मटेरियल को हम क्या करते हैं, कोई इम्प्योरिटी आइटम को ऐड कर देंगे, और उससे भी हमारा क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग होगा। तो इसको हम सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, हाई प्योरिटी मेटल्स आर मोस्ट ऑलवेज सॉफ्टर। जैसे कि आप प्योर गोल्ड देखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, सॉफ्ट होगा,
बट उसमें हम क्या करेंगे 24 कैरेट का गोल्ड है तो वो प्योर सॉफ्ट होगा, लेकिन अगर हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, हार्डनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी आपका क्या होगा, रिजल्ट्स इन, तो उससे क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, लेकिन एक लिमिट तक इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपने इम्प्योरिटी दे दिया तो पूरा स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, फिर इम्प्योरिटी का स्ट्रेंथ जो होगा वो आ जाएगा। हाँ, बट आप क्या करेंगे, एक लिमिट तक इंक्रीज करेंगे इम्प्योरिटी का तो स्ट्रेंथ आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इसमें क्या है कि हमने क्या किया, फर्स्ट केस में क्या किया है कि हमने एक स्मॉलर ग्रेन्स को हमने क्या किया है कि ऐड किया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंसाइल लैटिस स्ट्रेंथ इम्पोज्ड ऑन होस्ट एटम्स बाय स्मॉलर सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम। अगर हम क्या करेंगे, कोई छोटा एटम्स इसमें हम ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, जो सराउंडिंग एटम्स है उस पर क्या एक फोर्स लगेगा, उस पर एक खिंचाव लगेगा, उस पर एक टेंशन होगा, उसमें एक टेंसाइल फोर्स लगेगा, तो उससे क्या होगा, लैटिस क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। सराउंडिंग एटम्स पे आपका क्या होगा, सराउंडिंग लैटिस क्या होगा, उस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इसमें भी स्ट्रेंथनिंग होगा। तो अगर हम इस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ लगे तो उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ऐड ना करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक के बदले 3 ऐड कर देते हैं। Possible location of a smaller impurity atoms relative to an edge dislocation such that there is a partial cancellation of impurity dislocation lattice। तो ऐसा कर देने से क्या होगा कि जो आपका जो डिसलोकेशन है, जो पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ इम्प्योरिटी डिसलोकेशन हो जाएगा आपका। ऐसा करने से आपका जो आपका डिसलोकेशन है उसका पार्शियली कैंसिलेशन आपका हो जाएगा। तो हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। इसमें आपका क्या है कि टेंसाइल फोर्स जो लगा है उसका अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और कम कैसे करेंगे, उसमें हम और भी 2 ऐड करके, एक ना ऐड करके 2 और ऐड कर देंगे तो उसमें जो सराउंडिंग एटम पे ज़्यादा टेंसाइल फोर्स लग रहा था वो कम हो सकता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं, मतलब कि उसमें एक बड़ा आइटम ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सराउंडिंग आइटम्स पे कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे, इसका अमाउंट भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। एक ना ऐड करके हम क्या कर देंगे, 2 आइटम को ऐड कर देंगे। मीन्स कि उसको हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी आइटम का हम क्या करेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसका हम अमाउंट क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो यह टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं कि सॉलिड सोल्यूशन स्ट्रेंथनिंग करते हैं। मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथिंग हम स्ट्रेंथ करते हैं कैसे कि हम या तो इससे पहले हमने क्या कर दिया कि हमने अभी क्या किया, सब्स्टिट्यूशनल किया। इससे पहले हमने क्या किया कि उसमें आपका क्या किया कि स्मॉलर इम्प्योरिटी को हमने ऐड कर दिया था। तो स्मॉलर एक जो आपका ओरिजिनल एटम है उससे हम उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया स्मॉलर इम्प्योरिटी से। और फिर हमने क्या किया, स्मॉलर इम्प्योरिटी को यहाँ पे हम क्या किया, ओरिजिनल एटम को हमने एक लार्जर इम्प्योरिटी से हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। दोनों केसेस में हमने देखा, एक केस में क्या होगा, सराउंडिंग एटम पे टेंसाइल फोर्स लगेंगे और दूसरे केसेस में क्या होंगे, उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगेंगे। इसका इम्प्योरिटी का पार्शियल आपका डिसलोकेशन को पार्शियल कैंसिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ना ऐड करके 2-3 हम ऐड कर सकते हैं, मतलब कि उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं। पॉसिबल लोकेशन ऑफ लार्जर इम्प्योरिटी एटम्स रिलेटिव टू एन एज डिसलोकेशन सच दैट देयर इज पार्शियल कैंसिलेशन ऑफ इम्प्योरिटी डिसलोकेशन लैटिस स्ट्रेन। तो इम्प्योरिटी के कारण जो उसमें स्ट्रेन हुआ है वो उसको हम पार्शियली क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास जो स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म है वो है स्ट्रेन हार्डनिंग है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग करके भी हम मटेरियल का क्या कर सकते हैं, हम कि मटेरियल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। जहाँ तो इसको हम क्या करते हैं, डक्टाइल मटेरियल को हम स्ट्रेन हार्डनिंग करके क्या कर सकते हैं, उसको हार्डर बना सकते हैं और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, वर्क हार्डनिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें मटेरियल को हम क्या करते हैं, फॉर्म कर देते हैं, उसमें उस वर्क हार्डनिंग करते हैं, उसका वर्क फॉर्मिंग करते हैं। तो इसमें हम स्ट्रेन हार्डनिंग करते हैं जनरली लो टेम्परेचर पे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर बहुत ही लो होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कोल्ड वर्किंग भी करते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा उससे इसमें वर्किंग जो होगा कम होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारा कोल्ड वर्किंग है। जो जनरल मोस्ट मेटल्स है वो स्ट्रेन हार्डनिंग किया जाता है रूम टेम्परेचर पे, और हम इसी टेक्निक का यूज करते हैं। स्ट्रेन हार्डनिंग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे और स्ट्रेन हार्डनिंग करेंगे। स्ट्रेन हार्डनिंग हम इस रिलेशन से इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सिग्मा टी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन एन, जहाँ पे सिग्मा आपका क्या स्ट्रेस है और यहाँ पे क्या है स्ट्रेन है। के और एन हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है और इसका वैल्यू एल वाई टू एल वाई क्या करेगा, चेंज करेगा।
एंड विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किस कंडीशन में है। दी पैरामीटर n इज ऑफन टर्म्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, यहाँ पे जो n है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, और इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से हमेशा कम होगा। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे अभी स्ट्रेन हार्डनिंग मैकेनिज्म को। तो इसके बारे में और भी स्टडी अब डिस्कशन होगा जब आप हायर क्लासेस में आप देखेंगे स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में, या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और डिस्कस कर सकते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेंथनिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया 3 मैकेनिज्म को। सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग आपका, फिर आपका स्ट्रेन हार्डनिंग है, हमने स्ट्रेंथनिंग किया, स्ट्रेन हार्डनिंग के एक कॉरेस्पॉन्डिंग किया, स्ट्रेन हार्डनिंग के मैकेनिज्म का हमने डिस्कस किया है। सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग डिस्कस किया हमने, और फिर हमने डिस्कस किया है आपका स्ट्रेंथनिंग बाय ग्रेन साइज रिडक्शन। तो 3 मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया स्ट्रेंथनिंग करने का, ग्रेन साइज रिडक्शन, सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग स्ट्रेंथनिंग को हमने डिस्कस किया। आगे कुछ हम बात करते हैं सिरामिक्स के बारे में कि सिरामिक्स क्या है। तो सिरामिक्स के बारे में ये हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का इंजीनियरिंग मटेरियल्स में अकॉर्डिंग टू AICTE सिलेबस में। तो सिरामिक्स क्या है कि एक सिरामिक मॉलिक्यूल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें जो बॉन्डिंग होगा वो या तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा या कोवेलेंट बॉन्ड होगा या दोनों बॉन्ड हो सकता है। द मेटालिक एटम्स रिलीजेज और शेयर देयर आउट, जो बात होती है आयनिक बॉन्ड में या कोवेलेंट में बॉन्ड में, वो यहाँ पे हमने लिखा है। जो जनरल प्रॉपर्टी है इसमें क्या होगा कि हार्डनेस क्या होगा कि बहुत ज़्यादा होगा, हाँ, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग जो है वो आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हार्डनेस बहुत ज़्यादा होगा। स्टिफनेस होगा, स्टिफनेस आप हाई टेम्परेचर पे भी स्टिफनेस होगा। इसमें ब्रिटलनेस भी होगा, क्योंकि हार्डनेस ज़्यादा है तो ब्रिटलनेस भी होगा, और डक्टिलिटी बहुत ही कम होगी, नहीं होगा डक्टिलिटी। ये अगर आप इलेक्ट्रिकली बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होगा, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर्स होंगे। और इसमें रिफ्रैक्टोरिनेस प्रॉपर्टी होगी, मतलब कि हाई टेम्परेचर पे ये आपको सस्टेन कर सकता है, ये अपना प्रॉपर्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपका उसमें आपका सस्टेन कर सकता है, सेम प्रॉपर्टी रहेगा। इस पर हाई टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। जैसे ब्रिक्स होते हैं या कंपोज आपका जैसे कि कंक्रीट होंगे, हाई टेम्परेचर पे भी उसके प्रॉपर्टी नहीं चेंज करेंगे, वो अपना प्रॉपर्टी स्टेबल रखेगा। तो उस तरह का प्रॉपर्टी बोलते हैं कि वो आपका रिफ्रैक्टोरिनेस प्रॉपर्टी है। और फाइनली इसमें क्या होगा कि केमिकल इनर्ट्नेस होगा, कि इसमें आपका केमिकली स्टेबल होगा, इससे में कोई रिएक्शन जल्दी नहीं होगा। इसमें क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो सकता है या नॉन क्रिस्टलाइन हो सकता है। और जो मोस्ट ऑफ द सिरामिक्स हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर वेयर ग्लासेस बेस्ड सिलिका हैज एमॉर्फस स्ट्रक्चर। तो मैक्सिमम सिरामिक्स का आपका क्या होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होंगे। लेकिन अगर हम बात कर देंगे सिलिका बेस्ड, मतलब SI2 बेस्ड आपका वेयर ग्लास बेस्ड ऑन सिलिका, इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे तो वो आपका एमॉर्फस स्ट्रक्चर होंगे। सिलिका क्या होता है कि नेचर में अवेलेबल है आपका, और वो क्रिस्टलाइन है और क्वार्ट्ज के फॉर्म में रहता है। व्हेन दिस मिनरल इज मेल्टेड एंड देन कूल्ड इट सॉलिडिफाई टू फॉर्म फ्यूज सिलिका विच हैज़ ए नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जब इसको हम मेल्टिंग करते हैं और फ्यूज्ड सिलिका बनाते हैं तो वो नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। दे कॉन्टेन बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होगा कि मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों एलिमेंट्स होंगे। जो सिरामिक्स होंगे वो मोस्टली ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स और कार्बाइड्स के फॉर्म्स में होंगे। वाइड रेंज ऑफ ट्रेडिशनल आपका होगा क्ले, सिलिकेट, ग्लास, सीमेंट, और एडवांस में आपका ये जो ट्रेडिशनल है सिरामिक वो क्ले है, सिलिकेट, ग्लास है, सीमेंट है, ये आपका ट्रेडिशनल सिरामिक्स है। एडवांस में आपका कार्बाइड्स, प्योर ऑक्साइड्स, नॉन सिलिकेट, ग्लासेस, ये सब आपके एडवांस के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि सिरामिक्स के बारे में। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो आज की क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर था। हमने पूरा डिस्कस किया A to Z टॉपिक जो भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के था वो हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करके कंप्लीट कर दिया है। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।